मुझे चीजों का आइडिया होना शुरू हो गया था। मैंने अपने एक दोस्त के जरिए से हमसाया मुल्क का वीजा ले लिया था। मैं हमसाया मुल्क ही कहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनके पास कोई ऐसी कंक्रीट चीज हो जिसके ऊपर ये कोई एक नई चीज खड़ी कर दे। हमसाया मुल्क का वीजा मैंने अपने एक सहाफी दोस्त के जरिए से ले लिया था। ये नवंबर दिसंबर की बात है या उससे भी पहले की बात है? मैंने ये वीजा लिया था गालिबन अक्टूबर में, अक्टूबर के एंड पे या नवंबर के शुरू में लिया था, ऐसा ही कुछ है। ये वीजा मैंने ले लिया और मैं चुप करके बैठ गया, एहतियातन लिया। हर वक्त मेरे पास एक वीजा मौजूद रहता था उस कंट्री का जहां मेरी फैमिली थी, हर वक्त पिछले एक साल से। वो इसलिए कि वो जैसे ही खत्म होने लगता था, वो खत्म होता था, ये मुझे दोबारा देते थे। वजह ये थी कि उन्होंने कहा जिस वक्त आपका नाम ईसीएल से निकले आपने सीधा बच्चों को मिलना है। अम्मी ने मुझे मिलना था, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और प्रॉब्लम और भी पता है, एक साल हो रहा था, बच्चों को भी आपने, बच्चे भी बहुत ज्यादा उदास थे, मुझे मिले एक साल से। तो ये मुझे हर वक्त मेरा वीजा एक रखते थे उस कंट्री का जहां पे मेरी फैमिली थी। इनके पास क्योंकि वहां की रेजिडेंसी थी तो ये वीजा निकलवा देते थे मेरा और रखते थे कि जब भी आपको मौका मिले ईसीएल से नाम निकले आप बच्चों को मिलने आए। तो निकलने का, पाकिस्तान से निकलने का सफर किस वक्त शुरू हुआ? ये दिसंबर? तो मैं बताता हूँ आपको, मेरा एग्जैक्ट टाइम आपको अगर बताऊंगा ना तो मेरे बंदे एक्सपोज हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि उस वक्त वो फिर कुछ मेरी कॉल लोकेशन और चीजें वो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये बंदे कौन हो सकते हैं। तो मैं अपने मोहसिन को फंसाना नहीं चाहता। एक बंदा क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में, कासिम सूरी, तो मैंने उनका आपको बता दिया। उसी बंदे ने मुझे दोबारा राब्ता किया और उसने मुझे कहा कि अब आपको मार देंगे। अब उसकी 4-5 चीजें ठीक हो गई थी, मेरे पास वजह कोई नहीं थी। उसने मुझे वन टाइम पिक्चर के अंदर 3 बंदों की तस्वीरें भेजी कि जनाब ये बंदे हैं और ये टास्क है, अब आपको मार दिया जाएगा, आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मैंने कहा जी क्यों? कहते भाईजान ये फैसला हो गया, अब आपको अगवा नहीं करेंगे, आपको मार देंगे और आपको मारने के लिए आप पे एक मुकदमा होगा और आपको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी जहां पे आप छुपे हुए हैं। अच्छा, अब मेरी सिचुएशन ये थी उस वक्त कि मैंने अपने गार्ड भी छोड़ दिए, अपना कुक भी छोड़ दिया, अपने ड्राइवर भी छोड़ दिए, अपने साथ जो हेल्पर है वो भी छोड़ दिया। मैं अकेला हो गया, सिर्फ एक बंदा मुझे अकंपनी कर रहा था, सिर्फ एक बंदा। ये नहीं, अब खाना भी हम खुद पकाते थे, कपड़े भी खुद धोते थे, हम लोग जो है ना वो सफाइयां भी खुद करते थे और अपना वीलॉग करके उसकी अपलोडिंग का सारा मैं वो खुद ही करवाता, हर चीज। तो इसकी वजह ये थी कि आप वो पूरे काफिले के साथ हर जगह हर वक्त मूव नहीं कर सकते थे, तो आपको लगता था कि मेरी एक गाड़ी के साथ 2 बंदे हो तो किसी भी वक्त बैग उठाया और निकल लिए, सारे लोग होंगे तो सब मूव करना। एक गाड़ी के साथ एक ट्रैकर भी मिला, वो हमने एक यानी गाड़ी के साथ ट्रैकर भी लगे तो वो हमने फिर दरिया में फेंका। तो मुझे समझ आ गई थी कि ये चीजें हो रही हैं। मैंने श्रीदादा भाई से अपने आप को अलग किया क्योंकि मुझे लगा कि इनके ऊपर अब दबाव डाला जाएगा और इन्हें कहा जाएगा, इनको परेशान किया जाएगा, इतने नेक आदमी इतने अच्छे आदमी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर मुसीबत आए मेरी वजह से। बहुत सारे लोग मुझे कहते इधर आ जाओ उधर आ जाओ, तो मैंने ट्रेवलिंग में फिर काफी टाइम गुजारा। उसके बाद वीजा मेरे पास था हमसाया मुल्क का। अब मैंने हमसाया मुल्क में कोई, मैं किसी एयरपोर्ट से तो जा नहीं सकता था या किसी चेक पोस्ट से भी नहीं जा सकता था। अगर मैं जाऊंगा तो चेक पोस्ट के ऊपर तो सब पे कैमरे लगे हुए हैं, तो वो लाएगा फुटेज कहां से? मैं, मुझे कई लोग कहते हैं आईएसआई ने क्रॉस करवाया, निकालो फुटेज दिखाओ। तो मामला ये है कि मैंने ये फैसला अभी मैं कर नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्यों वजह कोई नहीं थी। मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि चीजें अभी खत्म होने वाली है। मुझे लग रहा था चीजें जितनी तेजी से जा रही है ना, ये निजाम जो है वो शायद हार जाएगा, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो मैं ट्रेवल करके अपनी, मैं सिंध भी गया, बलूचिस्तान भी गया, पहाड़ों पे रहा, एक कंपाउंड है वहां पे रहा काफी दिन। वक्त गुजार रहे थे आप? मैं वक्त गुजार रहा था कि टाइम गुजरता जब मैं अपना काम करता हूँ, जहां मुझे इंटरनेट मिल जाता था ना आखिरी हाथ पे, मैं वहां बैठ जाता था, चाहे वो बॉर्डर है या कोई भी जगह। मैं ऐसे अपना खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में मैंने अपना टाइम गुजारा। मैं लाहौर भी गया, एक दोस्त को मिलना था, उनका एक इवेंट था। मेरा पता नहीं क्या दिल में क्या हुआ, मैंने कहा इतना अरसा हो गया कोई एक सोशल गैदरिंग नहीं है। मैं लाहौर चला गया, एक गाड़ी लेके प्राइवेट, और मैं वहां पे एक मिनट, ये बड़ी दिलचस्प बात। आप इतनी जगहों पे फिर भी रहे हैं, लोग आपको ढूंढ भी रहे हैं, एजेंसियों वाले आपके पीछे हैं, पुलिस वाले आपके पीछे हैं, तो सवाल ये सब कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा डॉन था इमरान रियाज के, किसी के काबू में नहीं आया और आप घूमते फिरते रहे आके। ये मुराद सईद पाकिस्तान में ही है, खुलिया कोई चेंज करके निकलते थे, क्या करते? ये मुराद सईद पाकिस्तान में ही है, मुराद सईद पाकिस्तान में है। और मुझे 10 जगह पुलिस वालों ने देखा है, उन्होंने कहा नाम भी निकले फटाफट जल्दी निकले। अच्छा, यानी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की नहीं, आपको सारे ही सपोर्टिव है यार, 90% सपोर्टिव है। आपको क्या लगता है कि मैं किसी नाके पे, अभी आप मुझे ले जाए पाकिस्तान के किसी नाके पे,
और पुलिस वालों को अगर ये स्पेशली खड़ा नहीं किया कि इमरान रियाज को ही पकड़ना है, और वो मुझे निकालेंगे कि निकलो जाओ। बिल्कुल ठीक। ये ऐसा थोड़ी होता है पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है, इनके बेशर्मों के साथ तो नहीं है पाकिस्तान। मैं एक हॉस्पिटल में गया, मैं जब दोस्त की तरफ गया तो उसने बताया यार फलां बीमार है, मैंने कहा चलो हॉस्पिटल चल। मैं हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल के अंदर कोई 30-40 लोग थे, उन्होंने पहचान लिया, रोला पड़ गया। लोगों ने कहा तस्वीर बनानी है, तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार अगर आप इसकी तस्वीर बनाएंगे ना तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सबने कहा कि नहीं बनानी, बल्कि वो सारे लोग मुझे मेरी गाड़ी तक बिठा के उन्होंने कहा इमरान भी आप निकल जाए। मैं तो उनको नहीं जानता, मुझे एक का भी नाम नहीं आता। तो वो ऐसे नहीं है। और ये तो आप एजेंसियों को इतना डेढ़ से आना समझते हैं आप, ये ऐसे थोड़ी होता है कि ये ऐसे पकड़ लेंगे। ऐसे आप सिस्टम के ऊपर आपके वीपीएन लगे हुए हैं, आपके नंबर चेंज है, आपके इंटरनेट जो है वो दूसरे काम कर रहे हैं। ये बातें ही बनी हुई है कि फलां चीज। जब मैं पहली दफा पकड़ा, मुझे इन्होंने आईएसआई ने और जाके इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो मैं हैरान हो गया। इनको मेरे बारे में अलिफ भी पता नहीं थी। हम लोग डरे हुए हैं जनाब, हमारे व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं, सिस्टम के अंदर कोई चक्कर ही नहीं है। ये मजाक है नहीं बिला वजह। हमने ये मिथ बनी हुई है कि बहुत ज्यादा, इतना नहीं है जरूर टेक्नोलॉजी, बहुत सारा कुछ हो सकता है, लेकिन इस लेवल पे नहीं है कि जितना आप वरी हो जाते हैं। और इतने ज्यादा लोगों को वो शायद मेरे ख्याल। और आप थोड़ी सी चीजें टेक्नोलॉजी को अगर आप समझते हैं ना, आपको पता है। मैं वो दोस्त मेरे ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी में वो ब्रेन्स हैं, ठीक, वो आप ये समझ लें कि वो इवल जीनियस है। तो उन्होंने मुझे ऐसे सिस्टम बना के दिए कि वो अभी भी मैं जहां भी जाता हूँ इनको पता नहीं चलता। अच्छा हुआ ये कि फिर मैंने इमरान फिर ये जो स्टोरी आई थी कि जी आप कोई कश्ती में छुप के चले गए, कोई लॉन्च में आपने बैठ के सफर किया, या कोई इस टाइप की भी कुछ एडवेंचर आए आपकी उसमें सारी जर्नी में? मैंने मुझे एक बंदे ने कहा कि आपको हम कश्ती के अंदर जो है ना वो निकालते हैं इमरान भाई। वैसे ही उसने फोन करके मुझे कहा, मुझे लगा कि मुझे कोई ट्रैप कर रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई ट्रैप कर रहा है। फरूक हबीब भी ऐसे ही पकड़ा गया था एक दफा ग्वादर के पास। अब मैंने जाना तो था, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि मैं उनका लहजा नहीं बोलता। मुझे पश्तो समझ आती है, सब ठीक है, लेकिन मैं उनका लहजा नहीं बोलता। और मेरी शक्ल सारी दुनिया पहचानती भी है। कासिम सूरी साहब ने मुझे फोन किया, उनके पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन उनके पास भी आई थी। उन्होंने कहा आपको पता है कि आपकी अपनी जान खतरे में है? मैंने कहा जी मुझे आइडिया है, एक बंदे ने मुझे कहा तो है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा पाकिस्तान से निकल क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा। मैंने कहा भाई एक तो मेरे दिमाग में ये नहीं है कि कैसे निकलना है। मुझे पता है कि मैं चल भी सकता हूँ, पहाड़ भी क्रॉस कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका पूरा वो पैटर्न का और ये वो नहीं मुझे पता। दूसरा ये है कि मैं पहचाना चाहता हूँ, मैं पहचाना भी जाता हूँ। और फिर मैंने उनसे कहा कि अभी मैं चीजें देख रहा हूँ। उन्होंने फिर मुझे कायल किया, अरशद भाई की उन्होंने मिसाल भी दी। ठीक। तो उन्होंने फिर मुझे एक बंदा अपना दोस्त एक मिलवाया अपने कबीले का। वो मुझे एक जगह पे ले गए। पहले एक अटेम्प्ट किया, नाकाम हो गए। उस अटेम्प्ट में तो आप ये समझे कि मैंने उलिया अपना चेंज किया हुआ था। तो आप समझे चंद मीटर अगर फासला और होता तो मैं शायद बहुत मेरे लिए बुरे हालात हो जाते। ठीक। तो मैं वहां से फिर मैं बच गया और वो अटेम्प्ट नाकाम हो गई। दूसरी अटेम्प्ट फिर की थोड़े दिनों के बाद। उस अटेम्प्ट के अंदर हमने काफी पहाड़ चढ़े। वो बहुत हाइट वाली अटेम्प्ट थी, बहुत ज्यादा। उसमें मैं जख्मी हो गया और फिर वापस आ गया। और तीसरी अटेम्प्ट जो की उसमें फिर मैं कामयाब हो गया। फिर पहले आप किसी और मुल्क में गए? कितने मुल्क गया ना? अब स्टेटस ये था कि मैं जिस हमसाया मुल्क में गया, मेरे पासपोर्ट के ऊपर उसका वीजा था, एंट्री स्टैंप नहीं थी। पाकिस्तान से मैं निकला हूं तो मेरे पासपोर्ट के ऊपर ये मेरा पासपोर्ट है। जब मैं पाकिस्तान से निकला हूं तो मेरे पासपोर्ट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का एग्जिट नहीं है, वो अभी तक नहीं है। लेकिन जिस मुल्क में मैं एंटर हुआ था उसकी एंट्री भी नहीं थी मेरे पास। ठीक। और अगर मेरे पास उस मुल्क की एंट्री नहीं है, वीजा मौजूद है, तो मैं उस मुल्क में तो फिर रहा हूं, लेकिन जब मैं उसके एयरपोर्ट पे जाऊंगा और कहूंगा कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूं, पकड़ा जाएंगे। तो जब एंट्री नहीं है सिस्टम में तो मैं ट्रैवल कैसे करूंगा? वो तो कहेंगे जी आप हमारे मुल्क में इलीगल आए हैं और मुझे पकड़ लेंगे। और मुझे जो चोट लगी हुई थी, मैं साथ साथ उसकी वो इन्फेक्शन हो गई थी, मैं उसको भी ट्रीट कर रहा हूँ। वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा थी, मेरे खून भी निकलता था काफी, तो मैं उसके साथ ट्रीटमेंट कर रहा था। 2 चोटें लगी थी मुझे, तो मैं उसकी ट्रीटमेंट कर रहा था, नंबर 1। और नंबर 2 मैं कोई सोर्स ढूंढ रहा था जो मुझे पासपोर्ट के ऊपर एंट्री की स्टैंप ले दे। तो मैंने यहां तक कहा, मैंने कहा यार अगर कोई किसी भी तरीके से लगता है इसको लगवाओ, लेकिन मैं किसी के हवाले अपना पासपोर्ट कर नहीं सकता था।
फर्ज करें मेरे पास तो एक ही डॉक्यूमेंट था ना जो मेरी सिक्योरिटी थी, अगर ये मैं किसी को दे देता और वो वहां से जब्त हो जाता पासपोर्ट, या पासपोर्ट मुझे वापस ना मिलता, या वो बंदा लेके भाग जाता, बिल्कुल ठीक, तो मैं तो फंस गया था उस कंट्री के अंदर हमेशा के लिए। मेरी शर्त ये होती थी कि ये मेरे हाथ में रहेगा और इसके ऊपर ठप्पा लगेगा, मैंने दूंगा नहीं किसी। 5 दिन के बाद मुझे उसके ऊपर ठप्पा लग गया। सही। ये कैसे लगा ये कहानी मैं नहीं बताऊंगा, फिर ये किसी और का भी लगवाना पड़ सकता है, आपका भी लगवाना पड़ सकता है ठप्पा। अच्छा, तो फिर उसके बाद नहीं, लेकिन आप ठप्पा लग गया तो मैं इंटरनेशनल ट्रैवलर बन गया, मेरे पास उस मुल्क का लीगल वीजा, लीगल ठप्पा, अब मैं दुनिया में जहां का वीजा होगा मैं जाऊंगा। तो मेरे पास 3 मुल्कों के वीजे थे उस वक्त। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली के पास पहुंचा, ठीक। वहां जाते ही मैंने देखे एक कानून है इंटरनेशनल के आप कभी भी वीजा अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी उस कंट्री में नहीं है जहां के आप रेजिडेंट हैं, अप्लाई नहीं कर सकते आप। अब मैं लगातार उससे पहले से अक़वाम मुत्तहिदा से भी राब्ते में था, यूरोपीय यूनियन से भी राब्ते में था, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर से भी राब्ते में था, एमनेस्टी इंटरनेशनल से भी राब्ते में था, आईसीजे से भी राब्ते में था। कोई 1 दर्जन तंजीमें हैं, मुझे सबके नाम भी नहीं याद, ये ईमेल के ऊपर पड़ा हुआ सब कुछ, मैं सबसे राब्ते में था और वो सारी कोशिशें कर रहे थे। पाकिस्तान में उन्होंने कह दिया था मैं पाकिस्तान की किसी एम्बेसी में जा नहीं सकता इस वक्त। जब मैं ये केस स्टडी की तरह था कि यानी आप उन्हें बता रहे थे कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं और अब आप अगर एक जगह पर आ गए तो आपको वो वीजा दे दिया जाए, भले आप अपनी कंट्री से। तो शुरू में मैंने उनसे राब्ता इसलिए किया कि अगर मुझे मार दें या कुछ करें तो मैंने उनको वीडियो भिजवाई थी 1-2 लोगों को, और मैंने बताया था कि कातिल कौन है। अच्छा, मैंने कुछ चीजें उनके साथ रिवील की थी, उनको बताया था कुछ लोगों को कि जनाब ये चीजें हैं, फला बंदे के पास पड़ी हैं, वो बंदा आपको जो चीजें देगा वो बिल्कुल सच होगा। वो मैंने अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करके उस बंदे के पास रखी हुई है, और मैंने ये बताया कि मेरे हालात क्या है और मैं किन हालात से गुजरा हूं। मैं सिर्फ चीजें रिकॉर्ड पे ला रहा था। जब उन्हें पता चला कि ये पाकिस्तान से निकल गया है, मैंने एक को बताया, फिर दूसरे को बताया, तो उन्होंने कहा जी कि आपका हम कोशिश करते हैं कि आपको किसी सेफ कंट्री का वीजा मिल जाए। ठीक। मैं ये ठीक है। मैं फैमिली के पास पहुंचा, वो हैरान हो गए मुझे देख के कि ये किधर से आ गया है। अच्छा। तो मैंने एक दिन ना ऐसे ही पहले अपनी अम्मी को फोन पे कहा था। नहीं तो उनसे राब्ते में नहीं थे आप मीनवाइल जब आप ये सफर कर रहे थे? मैंने दुनिया में किसी को नहीं बताया। ठीक, अच्छा, फैमिली को भी नहीं पता था? नहीं क्या मैं उनको क्यों बताता मैं। तो मैंने जब मैं पहुंचा तो मैंने एक दिन वैसे ही अम्मी को फोन पे पहले कहा था, मैंने कहा जी आप जब बुलाए मैं आ जाऊंगा। तो मैं जब गया तो मैंने उन पे डाल दिया, मैंने कहा भैया आपने मुझे कल परसों ऐसे ही कहा था कि तेरे से मिलने को दिल कर रहा है, तो देखे मैं पहुंच गया। ऐसे ही मैंने उनको कहानी सुना दी। मैंने अगली सुबह उठ के जो वो कंट्री जहां पे मैं पहुंचा था, मैंने वहां का रेजिडेंस अप्लाई किया। ठीक। मैंने वीजा लेने थे ना, मेरे पास कोई तो ऐसी कंट्री हो जहां का मैं रेजिडेंट हूं। ठीक। ऐसे तो मुझे कोई एम्बेसी अपने दफ्तर में नहीं आने देती। नहीं देती, बिल्कुल सही। वो अप्लाई किया और मुझे कुछ ऐसे इशारे मिले अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर के मैंने वो कंट्री छोड़ दी। अच्छा। उसके बाद मैंने तकरीबन 7 मुल्कों का ट्रेवल किया, और किसी मुल्क में मैं 1 हफ्ता यानी 3 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे मैं फिरता रहा। दे वर चेजिंग मी। हाँ जी, वो चेज कर रहे थे और मैं भाग रहा था। फिर मैं वापस आया एक दफा उसी कंट्री में जहां मेरी फैमिली थी। मैंने वहां से आके बाकायदा अप्लाई किए। आपके पास एक ऑप्शन होता है कि जब आप वीजा अप्लाई करें तो अपना पासपोर्ट वापस ले सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे देके। अप्लाई करके आपको वहां पे भी आपका इन्फॉर्मर भी बता रहा था, वहां पे भी वही इन्फॉर्मर बता रहा था कि भाई आप इस मुल्क में भी आ गए, इस मुल्क में भी आ गए। आपको नहीं 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 मुझे, और मैं आपको बताता हूं, बड़े अजीब तरीके से एक मिलिट्री जनरल ने मेरे साथ राब्ता किया। आप उसका नाम नहीं अभी चला सकेंगी, आप पाकिस्तान में हैं। तो जब उसने राब्ता करके जिस तरह बात की ना, तो मुझे एकदम लगा, मैंने कहा इनको पता चल गया, ये इनको आइडिया है कि ये पाकिस्तान में नहीं है। मैंने कहा अब इनको चक्कर पे ही रखो, फिरते ही रहो हर वक्त, कभी इधर चले। क्योंकि देखे ना किसी भी मुल्क के साथ ये बात करेंगे तो 4-5 दिन 6 दिन इनको लग जाएंगे। ये इतने तो वो तेज नहीं है कि एक दिन में 24 CIA थोड़ी है कि वो ये उठा के ले जाएंगे फौरन बंदा। तो मैं हिसाब के किताब लगाता था, जैसे ही मुझे कोई बैड फीलिंग आती थी मैं अगली कंट्री और करता मैं ये था कि साथ एक आधा कोई बंदा रखता था जो बुकिंग करता था होटल की। वो जो भी ज्यादातर मैं अपार्टमेंट लेता था तो वो मैं उस बंदे के नाम पे लेता था, अपने नाम पे नहीं लेता। अरशद शरीफ के केस में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इवन मेरी फैमिली को नहीं पता होता था कि इमरान रियाज इस वक्त किस मुल्क में है। मेरे पास इस वक्त
ये देखें 1 2 3 2 वो पड़े हैं मेरे पास। 5 डिफरेंट फोन के अंदर 9 व्हाट्सएप काम कर रहे हैं और डिफरेंट दूसरी बहुत सारी एप्स काम कर रही हैं। हर एक को मैंने अलग अलग दिया हुआ था। ये कोई आसान था जान बचाना? अरशद शरीफ वाले केस से हमने बहुत कुछ सीखा था। मैं इन गिद्धों को नोचने के लिए अपनी लाश नहीं दूंगा। ये जिन्हें शौक पड़ा हो ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा कुछ और लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं बेशर्मों के। ये लाश के ऊपर नाचने वाले लोग हैं। मैंने क्या और साबित करना है? मेरे से ज्यादा कोई मार खा के दिखाए। सारा कारोबार तबाह, सारी फैमिली मैंने छोड़ दी। मेरा इतना बड़ा घर हम सबने मिलकर बनाया था। मेरे घर वाले मेरी शक्ल जब देखते थे तो वो ऐसे देखते थे, यार तुम्हें किधर फंसा दिया हमें। ये नहीं, वो सारा खानदान ही बिखर गया। खानदान तबाह करवा लिया, कारोबार तबाह करवा लिया, घर वाले बिखर गए सारे के सारे। बच्चे मेरे रुल गए। वो मुझे कहते हैं बाबा पाकिस्तान जाना है। मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता कि यार क्यों नहीं जाना। उनको डरा दूंगा पकड़ के कि जनाब हमारी फौज हमें मारती है या हमारी पुलिस हमें मारती है। तो मैं बड़े मुश्किल हालात में रहा हूं। इनको मैं अब क्या और क्या वफादारी साबित करूं? मैं जान दे दूं अपनी? मैं मर जाऊंगा तो इनको सुकून आ जाएगा। जब मैं मर जाऊंगा तो ये सारे कहना शुरू हो जाएंगे बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अरशद शरीफ की तरह मेरी लाश के ऊपर जो है वो दिए जलाएंगे, वहां पे आगे फूल फेंकेंगे। और भाई मैंने इनका मक्कू ठपना है जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया। मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं ये काम करता रहूंगा। मेरा अच्छा मेरा और आप ये और एक चीज मैं आपको और बताऊं। एक चीज मैंने ये काम ना जो फीलिंग है अब तो मैं ये हैरान हूं। एक चीज बता दूं आपको, मैंने ये काम अपने तरीके से करना है ना। मुझे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डिक्टेट कर सकी है। ये दाढ़ी वाले इमरान रियाज की बात कर रहा हूं मैं पिछले 2-2.5 साल से। माजी में जो मेरे से गलती की मैंने वहां पे हाथ जोड़ के माफी मांगी। बताओ कोई एंकर, सबने गलतियां की हैं। किसी ने चौक में जाके खड़े होकर माफी मांगी हाथ जोड़ के? मैंने चौक के अंदर जाके खड़े होकर हाथ जोड़ के माफी मांगी, मुझे माफ करो मेरे से गलती हुई थी। उनका दिल बड़ा था बलोचों का, उन्होंने मुझे माफ किया, उनकी बड़ी मेहरबानी। मार्ग बलोच मेरी बहन है, जब तक जिंदा रहूंगा उसका एहसान मेरे ऊपर रहेगा और मैं उसके हक के लिए आवाज उठाऊंगा। जहां वो ठीक है वहां मैं उसके हक के लिए आवाज उठाऊंगा। जहां वो ठीक नहीं है ना, अगर मुझे लगेगा भी तो मैं उसके खिलाफ नहीं बोलता। मैं नहीं बोलता उसके खिलाफ, उसने मुझे माफ किया, इतना बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। तो मामला ये है कि मैंने और क्या साबित करना है? मैंने मेरी लाश चाहिए इनको मेरी वफादारी साबित करने के लिए इस मुल्क के साथ, मेरी हुब्बुल-वतनी साबित करने के लिए मेरी लाश चाहिए इनको। लाश तो मैं इनको नहीं देता गिद्धों को नोचने के लिए। और मैं जो काम करूंगा अपने बहुत सारे लोगों का शक है इमरान भाई। मैंने देखे अगर मेरे से जबरदस्ती बनवाते ना तो एस्टेब्लिशमेंट बनवा लेती। एस्टेब्लिशमेंट बनवा लेती ना जबरदस्ती। बात यह है कि मुझे कोई ये डिक्टेट करेगा ना कि तू इस तरीके से बात कर और इस तरीके से ना कर, तो भाई मेरा अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से बात करूंगा। किसी का बात भी मेरा तरीका अलग है। लेकिन इमरान भाई देखिए, जो मुखालिफिन थे वो तो पहले भी करते ही थे। अब की बार तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बज़ाहिर आपको नजर आता है कि जुल्म का शिकार हुए या प्रो पीटीआई हैं या इवन इमरान खान के सपोर्टर हैं, कुछ एनोनिमस अकाउंट हैं, कुछ हैं, मैं तो उनको भी देख रही हूँ कि वो भी बहुत ज्यादा तनकीद भी कर रहे थे। और उन सबका खदशा ये है कि आपको एक रिप्लेसमेंट के तौर पर बनाया जा रहा है कि इमरान खान को अगर रास्ते से खुदा न खास्ता हटाया गया तो इसको पहले इतना बड़ा हीरो बना दो कि सब इसको कबूल कर लें कि हाँ भाई अगर खुदा न खास्ता इमरान खान नहीं रहा तो इमरान रियाज हमारे पास है। वो एक ही है, एक ही है इनके पास, इमरान खान एक ही आदमी है इस वक्त दुनिया में। उसके लेवल का लीडर आप मुझे दूसरा दिखाएं ना। रेजिलियंस की वो अलामत है। उसने इस मुल्क की आखिरी बला तक वो पहुंच गया, आखिरी स्टेज तक वो ले आए और वो हार नहीं मान रहा। और भाई मैं अपना काम कर रहा हूं, 10 दफा कह चुका हूं कि जिस दिन ये लड़ाई अपने इख्तिताम को पहुंचेगी, मैंने मेरे मुंह से निकल गया, मैंने इमरान खान को कहा मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो पीछे हटूंगा। अब मैं अपनी जुबान पे पहरा दे रहा हूं, जब तक जिंदा हूं तब तक देने की कोशिश करूंगा। मेरा अल्लाह इज्जत रखने वाला है, वो सब्र देने वाला है। हो सकता है मैं टूट जाता, हो सकता है मैं कल टूट जाऊं, हो सकता है मैं अभी आपसे बात करने के बाद टूट जाऊं, लेकिन मेरे रब ने मुझे जोड़ के रखा हुआ है ना। अल्लाह मेरी इज्जत और शर्म सलामत रखे, तो मैं अपनी बात पे पहरा दे रहा हूं। ये जिस दिन इमरान खान साहब इसमें से निकलेंगे और जब उनको उनका इंसाफ मिलेगा उस मामले का जहां मैंने उनके साथ वादा किया था, तो मैं तब तक तो खड़ा रहूंगा। उसके बाद देखेंगे ना। मैंने इमरान खान पे माजी में बहुत तनकीद की है, आइंदा भी करूंगा। जब वो गलत करेंगे तो करूंगा, लेकिन मरे हुए को नहीं मारूंगा, मरे हुए को नहीं मारूंगा। हमारे यहाँ पे मरे हुए को मारने का रुझान है कि इसको अब मारो। मुझे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के ऊपर हमें ये करना चाहिए वो करना है। मैंने कहा देखो बात सुनो, मरे हुए को नहीं मारना चाहिए। औरतें सारी तकरीबन एक जैसी होती है। इस वक्त इमरान खान जेल के अंदर है,
जो गलत चीज है उसको गलत कहना चाहिए, लेकिन टारगेट नहीं करना चाहिए। उस वक्त जब एक मजलूम होना तो उसके साथ खड़े होते हैं, मजलूम को मारते नहीं। लेकिन इमरान भाई, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई सहाफी को तो सहाफी वाला काम करना चाहिए, आप इसको जंग समझ के, जिहाद समझ के, अपनी दाव पे अपनी जान लगा के, फैमिली दाव पे लगा के इतना लड़ रहे हैं, तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि पता नहीं आप मुस्तकबिल में खुद चूंकि सियासत में आना चाहते हैं तो इसलिए ये आपने एक पूरी प्रोफाइल ऐसी बना ली है। तो आप समझते हैं कि आपको सियासत में आना है, और अगर आना था तो इसमें भी खैर ये कोई बुराई नहीं है, आपका हक है अगर आप आना भी चाहें, लेकिन आपको लगता है कि सहाफी से बढ़कर आपने कोई काम कर दिया है कि जो आपके ऊपर वाजिब ही नहीं था, आपको जरूरत ही नहीं थी इतना ज्यादा अपने आप तो जबरदस्ती करवाया ना। जब इन्होंने मुझे पहली दफा पकड़ा ना तो मैंने इनको कहा था, मैंने कहा देखो वहां ये सही के लोग आए थे एजेंसियों के, मैंने उन्हें कहा देखो तुमने मुझे 6 फुट का पकड़ा है, तुम मुझे 10 फुट का बाहर निकालोगे। मैंने कहा बाद आ जाओ, ये ना करो यार मेरे साथ, मुझे दीवार के साथ आप लगाओगे मैं मजबूर होता जाऊंगा, जितना जुल्म आप मेरे साथ करोगे मेरे ऊपर उतना वजन बढ़ता जाएगा, आप मेरी शख्सियत को जानते ही नहीं हो, जो आप मेरे साथ करते चले जा रहे हो मैं अपने इसी दबाव के अंदर फंसता चला जाऊंगा। इन्होंने मुझे बनाया, मैं बाई चॉइस नहीं बना, मैं इन्होंने ये किया मेरे साथ, मुझे इतना मारा कि मुझे जबरदस्ती इस लड़ाई का हिस्सा बनाया। देखिए मैं जाती तौर पे मेरा नजरिया था, मैं उस पर बात करना चाह रहा था, मुझे लगता था कि इन चोरों डाकुओं से इमरान खान बेहतर है, मुझे लगता था कि इमरान खान जो है वो, और देखिए कई लोग हैं उन्हें इमरान खान से नवाज शरीफ बेहतर लगता है, सहाफी है तो उनका राइट है ना, भी लगता है तो लगे। इसी तरह मैं भी एक सहाफी हूं, मुझे इमरान खान उनसे बेहतर लगता है, मेरा भी राइट है। लेकिन अगर आप इस बुनियाद के ऊपर मार मार के बंदे का बेड़ा गर्क कर देंगे तो उसके बाद 2 ऑप्शन होंगे ना, या तो वो सरेंडर कर देगा या वो सामने आकर के खड़ा हो जाएगा कि यार जो होना कर लो। मेरे साथ इन्होंने ये किया तो मैं ये बन गया ना, ये ना करते मेरे साथ। अच्छा इमरान भाई, अब आपको वैसे ये नजर क्या आ रहा है, ये जो मुल्क के हालात इस वक्त हो गए हैं, बजाहिर तो लग रहा था कि इलेक्शन के बाद सबकी आंखें खुल जाएंगी और पता चल जाएगा कि जी एक अवाम एक फैसला कर चुकी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लड़ाई बढ़ती अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उम्मीद ही बाकी नहीं रही। तो आप भी क्या डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि अदलिया से कोई उम्मीद नहीं रही, बाहर से कुछ नजर नहीं आ रहा, तो क्या लग रहा है आपको, किधर जा रहे हैं हम? मेरी उम्मीद कभी भी नहीं टूटती, मैं उस कैद के अंदर भी रोज सुबह उठता था कि आज मैं घर चला जाऊंगा, 142 दिन में यही सोच के उठा कि आज मैं घर चला जाऊंगा, और एक दिन मैं घर आ गया। उम्मीद तो नहीं टूटनी चाहिए और मेरी नहीं टूटती, और मेरी उम्मीद बिल्कुल नहीं टूटी। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के काम है, परवेज मुशर्रफ से ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकता ना, ये ज़िया-उल हक से ज्यादा ताकतवर भी नहीं हो सकता ये निजाम। तो आप देख लें उनका जब नहीं दाल गली, उनका मामला नहीं बना। बुशार के साथ क्या हुआ, क्या हसीना वाजिद से ज्यादा कंट्रोल था किसी का बांग्लादेश के ऊपर जो इनका आज पाकिस्तान पे है? वो ये काया पलट जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ये अल्लाह के मामला के अंदर चैलेंज कर रहे हैं, ये इंसानी हकूक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत इजाजत नहीं देते। ये वो कर रहे हैं, इनका इख्तिताम करीब है, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये ज्यादा देर प्रलॉन्ग नहीं करेगा। और हाँ एक चीज और, कई लोग जो बाहर बैठ के बातचीत कर रहे हैं ना और क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि जो बंदा ये बात ऐसे कहेगा तो वो कंप्रोमाइज होगा और जो बात ऐसे कहेगा तो वो नहीं होगा, चू नहीं निकलती थी इनके मुंह से पाकिस्तान में, चू एक लफ्ज नहीं बोल सके। समीना आप गवाह हैं इस बारे में जी। और जितना इमरान रियाज ने बोला अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से उसने मुझे हिम्मत दी, उसका 10% बोलो पाकिस्तान में आके। आप पाकिस्तान में 10% बोल उसका, तुझे पता चले उसकी कीमत क्या होती है। मैंने कीमत चुकाई है, मैं जानता हूं। क्यों नहीं निकली इनके मुंह से पाकिस्तान में, बाहर जाके ये टार्जन बन गए। ये मुझे बताएंगे कि मुझे क्या अल्फाज बोलने और क्या नहीं बोलने। मैं जिस तरीके से बोलना चाहूंगा मेरा अपना तरीका है, और मैं शरीफ आदमी बिल्कुल नहीं हूं इस बुलेखे में कोई ना रहे। मैं काफी ऐसे से परेशान हूं, चीजों के अंदर घिरा हुआ हूं, मेरी फैमिली दरबदर है, बहुत सारी चीजों की वजह से मेरी शख्सियत के ऊपर, पर्सनैलिटी पे इस तरह के असरात पड़े कि मुझे भूल गए हैं। मैं शरीफ आदमी बिल्कुल नहीं होना, मेरा कोई दावा है शरीफ आदमी होने का। मैं बुरे को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा।